हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल जी के फिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम जैसे स्टार्ट कर रहे थे, हमारी पॉलिटी क्लास चल रही थी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम एट लास्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से, क्योंकि प्रस्तावना हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम रेगुलेटरी एक्ट और क्विट्स इंडिया एक्ट 1857 का जो एक्ट था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अब हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि प्रस्तावना यहाँ से हम संविधान को खोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारा जो फर्स्ट पेज होता है वो प्रस्तावना ही दिखती है। तो हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ लिखने आगे डालते हैं प्रस्तावना। दोस्तों, जो हमारी ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में हाँ हम ये देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका विजन क्या था, उनका क्या उद्देश्य था कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान, उनके सपने का हिंदुस्तान जो भी है वो हमें प्रस्तावना में दिखता है कि वो क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, अपने देश के लोगों को क्या देना चाहते थे, वो हमको सब अपना प्रस्तावना में दिखता है। तो प्रस्तावना के जो बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट ये है कि इसको ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, संविधान से ली गई है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये सामान्यतः बुक्सों में दिया नहीं है ये, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस के 3 में क्वेश्चन आया था। तो जो बोर्ड ने इसका आंसर ये दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इसकी लैंग्वेज ली गई है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश कर दिया था। और अगला पॉइंट ये है 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली, स्वीकृति। क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो कोई भी प्रस्ताव रखते थे तो उसमें एक वोटिंग होती थी, उसमें सबकी सहमति 2/3 की प्लस की सहमति होना आवश्यकता था। तो 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद में फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी है, उसके बाद में इसमें न्याय के बारे में क्या बोला गया है, इसमें समता के बारे में क्या बोला गया है, और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है या कॉन्स्टिट्यूशन अंग नहीं है, इसको न्यायालय में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं या चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, या चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन से अपने जजमेंट में बोला था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आगे देखते हैं। ये सारा मिटा लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो अब हम इसमें डिसाइड करेंगे। तो इसकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज ये है, हम भारत के लोग, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। हम भारत के लोग से इसका सेंस ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेन शक्ति है वो हम सभी भारतीय हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट या कोई सीएम ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी शक्ति का जो मेन पावर है वो हर हिंदुस्तानी है। तो हम भारत के लोग से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो हम भारत लोग का सेंस सिंपल इतना है कि जो संविधान की शक्ति का मूल स्रोत है वो सभी हिंदुस्तान वासी हैं। तो ये चीज़ें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम स्वतंत्रता के बारे में करेंगे। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता इसमें 5 प्रकार की बताई गई है हमको। जो हमारी फ्रीडम है वो पांच प्रकार की बताई गई है। विश्वास, विचार,
उपासना, और उसके बाद में जो अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और ये अपनी धर्म। इसमें 5 प्रकार की फ्रीडम बताई गई आपको: विचार, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, धर्म। विश्वास जो हम पर किसी पे बिलीफ है, तो विश्वास के बारे में, विचार हम क्या सोच रहे हैं, क्या क्या नहीं सोच रहे, ये हम पर फ्रीडम है। उपासना, उपासना का सेंस होता है कि जैसे उपासना होता है कि हम किसी का जो एक तरह से ये इंटरनल मैटर है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति धर्म, तो हम कौन से हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जो भी हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, तो ये 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता वाली। और न्याय, न्याय 3 प्रकार का बताया गया है। 3 प्रकार का न्याय बताया गया: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो आर्थिक न्याय लिखेंगे, राजनीतिक, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये जो न्याय है, न्याय के 3 टाइप बताए गए हैं: राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। समता, समता के बारे में बोल गई। समता, और समता मीन्स होता है कि सबको समान, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के प्रकार ये लिख लिया हो, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार के: राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय का सेंस सिर्फ इतना है कि हर हिंदुस्तानी को जो हमारे राजनीतिक चीज़ होती है, जैसे इलेक्शन लड़ना, आप अभी उत्तर प्रदेश में एमएलए के जो विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो हर हिंदुस्तानी जिसकी एज 25 साल प्लस हो, वो दिवालिया ना हो, और जो कंडीशंस होती हैं वो फिलफिल कर रहा है, तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, राइट्स होगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का सेंस ये होता है कि हर वो इंसान जो वो काम कर सकता है, उसे काम करने के लिए फुल आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। बात शर्त ये है कि वो काम हमारे देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी समाज के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का सेंस सिंपल ये है कि समाज में, हमारे समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, और हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है सिर्फ उसी का सम्मान हो रहा है, गरीब का सम्मान नहीं हो रहा है, नहीं, सबको सम्मान मिलेगा, सबको सोशल जजमेंट है वो सबको गिफ्ट होगा, सबको प्राप्त होगा। तो ये न्याय हो गए, स्वतंत्रता हो गई 5 प्रकार की, न्याय हो गए 3 प्रकार के। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है समता का, इसको हम हटा देते हैं। समता, समता, समता 2 प्रकार की दी हुई है। नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। किसमें 2 प्रकार की? हमारे प्रस्तावना में 2 प्रकार की। ऐसा नहीं कि समता 2 प्रकार की होती नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, उनकी दृष्टि में 2 प्रकार की समता होना चाहिए। एक अवसर की समता, और दूसरी प्रतिष्ठा की समता। प्रतिष्ठा की, हम इनको डिफाइन करते हैं। अवसर की क्षमता का सेंस ये हो गया, जैसे कि हमारी कंपटीशन ले लेते हैं आप, कंपटीशन, तो कोई एसएससी का एग्जाम आता है, तो इसमें एसएससी के एग्जाम बैठने का जो इक्वलिटी है वो सबको बराबर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाला इंसान बैठ पा रहा है या गरीब इंसान बैठ पा रहा है, नहीं, गरीबी का बच्चा वो भी बैठेगा, पैसे वाले का बच्चा वो भी बैठेगा, एग्जाम उसके लिए वही होगा, एग्जाम उसके लिए वही होगा। तो ये अवसर की क्षमता होगी। प्रतिष्ठा की क्षमता होगी कि जो हमारा रेपुटेशन, जो सम्मान है, सम्मान प्राप्त करने का हक हर इंसान को है, गरीब को भी है, अमीर को भी है। तो ये हमारी प्रतिष्ठा की क्षमता होगी। तो ये क्षमता ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हम देखते हैं हर प्री में, हर 1-2 साल बाद प्रस्तावना से जरूर क्वेश्चंस होता है, क्योंकि हर एग्जामिनर चाहता है कि प्रस्तावना के बारे में हम जानें। यदि हम इसके बारे में जानते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जो बेसिक चीज़ है हमको पूरी नॉलेज है। उसके बाद में ये हो गई, तो हमने ये पढ़ लिया जो भी इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कानून है या नहीं है तो कब कब है, कैसे नहीं है, वो चीज़ हम आगे। अब पहला क्वेश्चन आता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं, प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, इसकी कमी होगी। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बीरूवाड़ी वाद हुआ था। एक बीरूवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सर्वोच्च न्यायालय ने, थोड़ा बड़ा लिखो, बड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो हमारा क्वेश्चन से यहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा हमारे एग्जाम में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जजमेंट में बोला था। तो ये बोला था बीरूवाड़ी वाद में, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बीरूवाड़ी वाद में बोला था। दूसरा पॉइंट आता है कि जो हमारा ये प्रस्तावना है, इसको हम अपने जो न्यायालय में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के इसको चेंजिंग नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। सेंस इसका ये है कि जैसे कोई भी इंसान इसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर के किसी जज में जाकर के उसके अगेंस्ट कोई हम केस नहीं कर सकते। तो ये भी पॉइंट है, इसको बोलते हैं कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं हो सकती। बड़ा बड़ा लिखो। थोड़ा सा छोटा लिख रहा है सर, कह रहे हैं थोड़ा बड़ा प्रवर्तित नहीं हो सकती। बस ये संविधान में अब ये बात बिल्कुल सच है, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसका सेंस ये है कि इसको हम अपने कोर्ट में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते। ये बोला था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1947। 47। हाँ 1957 सॉरी, 57 तो सही लिख रहा हूँ लेकिन मुँह से गलत बोल रहा हूँ। 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन सी बात में बोला था? बीरूवाड़ी वाद में। और प्रस्तावना न्यायालय ने परिवर्तन नहीं की सकती, इसको न्यायालय में जाकर के हम चुनौती नहीं दे सकते। ये बोला था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। थर्ड पॉइंट आता है, फिर आता है एक जो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए की पॉइंट था, मील फैक्टर था, वो आता है केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ केरला। केशवानंद भारती, इसको लिख लेते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य में सुप्रीम, ये बात था, ये मतलब ये जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, संविधान का अंग माना। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, ये कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो किसमें कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और एक पॉइंट इससे ये और रखोगे किसी के इससे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल स्ट्रक्चर
मूल ढांचा उसका सिद्धांत दिया था। तो इसमें मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। और ऊपर से लिखना, ऊपर से। सिद्धांत दिया। तो हाँ, तो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट कब आया था? ये केशवानंद भारती बनाम किरण राज्य में। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है और ये रिपीटेड बनता रहेगा। अगला पॉइंट ये रखना है, ऊपर ऊपर ऊपर। हम ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे दिखाएंगे जरा। ये केशवानंद भारती, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको और आप नोट डाउन कीजिए। केशवानंद भारती बनाम में हम समझे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हमारी प्रस्तावना संविधान का अंग है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोला था कि जो मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसका सिद्धांत दिया था। और अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है प्रस्तावना मूल ढांचा, मूल ढांचा का अंग है, मूल ढांचा का अंग। अब मैं आपको बताता हूँ मूल ढांचा, मूल ढांचा में कौन कौन आता है, या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है। मूल ढांचा में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो जब हमारा संविधान स्टार्टिंग बना हुआ था, तो ये कन्फ्यूजन थी कि किस किस अंग में हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो संशोधन कर सकती है, किस किस अंग में संशोधन नहीं कर सकती है। तो स्टार्टिंग तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1973 में ये जो आया था, इसको आप लिखिए, 1973 में संविधान ने, हमारे संविधान में कुछ अंग थे, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, उनको मूल ढांचा मान लिया गया। जैसे प्रस्तावना हो गई, और अपने जो राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके बाद में डीपीएस हो गए, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसके बाद में हमारा जैसे जो प्रेसिडेंट है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। तो बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। तो इनको संविधान ने मूल ढांचा मान लिया था। और इनका सेंस ये होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, वो इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इनमें ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो नकारात्मक हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे हमारी प्रस्तावना, हम आगे और लिखेंगे प्रस्तावना में कि इसमें जो अमेंडमेंट प्रस्तावना में हुआ है, जो हमारे जो इंदिरा गांधी थी, उनके ज़माने हुआ था, 42 CA 1976 में। तो उसमें जो अमेंडमेंट हुआ, हम उसको भी देखेंगे। तो मूल ढांचा के बारे में बोला गया था। ये चीज़ पॉइंट होगी। अब आगे एक पॉइंट और लिखते हैं। हमारी प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार इसमें कुछ 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो 3 शब्द लिखेंगे। मैं लिखूँ प्रस्तावना में 1942 42 में 76 में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें प्रस्तावना में 1946 में। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? 1976 ओ 1976 में। मैं 1946 में बार बार बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हैबिट है पहले से, लेकिन 1976 है, ये पूरी तरह से राइट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें 3 शब्द बोले, अखंडता, एकता, सॉरी अखंडता और अखंडता एकता बात एक ही हो गई। समाजवादी, समाजवादी, और तीसरा था पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता। तो ये 3 शब्द होते हैं, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता। अखंडता एवं एकता, अखंडता। स्पीड बोलो भैया। ठीक है, तो अखंडता एवं एकता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना 1940 जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा। और दूसरी बात ये है, इसको सी लिख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो हमारा 1942 जो 42वां संशोधन हुआ था, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट जोड़े गए थे। एक तरह से हमारे संविधान में उथल पुथल आ गई थी।
इसने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था पूरी तरह से। तो इसको हम लिखेंगे हुए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हमारे संविधान। तो ये चीज़ याद रखेंगे हम। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो हमारे कहते हैं 42वां संशोधन हुआ था, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये प्रस्तावना का सारा पार्ट था। प्रस्तावना आपका एक सिंगल क्वेश्चन हमारी प्रस्तावना से आपको आउट नहीं जाएगा। और प्रस्तावना में और भी जो आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि मैंने अभी जो पढ़ाया है उसको मैं नहीं ला पाया हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा आगे ला करके जो भी एक दो पॉइंट रह गया होगा माइक्रो लेवल का, मैं वो भी आपको नोट डाउन करा दूंगा। दूसरी बात ये है कि हमारा चैनल है जीके फैक्ट्स, इसमें हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें। और हमारे विशेष भाई जो हमारे इस चैनल को कंडक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको संचालित कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत से इस वीडियो को एडिट करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, बस हम तो क्लास लेते हैं, बाकी सारा काम वही करते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको शेयर जरूर करें।